नमस्कार बच्चों। सदिश बीजगणित हम पढ़ा रहे थे और पहले 2 वीडियो में सदिश क्या होता है ये बताया था, सदिशों के प्रकार बताए थे। और दूसरे वीडियो में सदिशों का योग और सदिशों का संघटक, किसी भी सदिश को संघटक रूप में, खासकर एक्स वाई जेड एक्सिस के रूप में यानी आई जे के रूप में किस तरह से तोड़ते हैं ये बताया था। अब इसी कड़ी में आगे दिक् खोजी और दिक् अनुपात 2 शब्द आप सुनेंगे। हालांकि ये 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं। 3D ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी दिक् खोजी और दिक् अनुपात था। तो सदिश बीजगणित में भी इसका हम प्रयोग करेंगे और इसको निकालेंगे। तो ये कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है ये आप सीखेंगे। तो दिक् खोजिया क्या होता है, कोई एक बिंदु है ए, और अब मैं सीधा आपको यहाँ 3D में ले रही हूँ क्योंकि ये हमारे अगले चैप्टर में भी काम आएगा जो हम 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कोई एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट स्पेस में है एक्स वाई जेड। तो आप जानते हैं कि इसका जो स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर ओ ए जो था वो कैसे लिखते थे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ये मैंने आपको कल बताया था, पुराने वीडियो में बताया था। अब इसी पॉइंट को हम दोबारा लेते हैं, फिर हम 3D फिगर पे आते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। ये इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है और इससे भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब स्पेस में यहाँ कहीं, इधर बिल्कुल मैं एक्स वाई प्लेन की बात नहीं कर रही, यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं। ये पॉइंट ए है और ये आपका मूल बिंदु है। तो इस मूल बिंदु से ए तक जो सीधी रेखा खींची जाएगी उसे आप ओ ए वेक्टर या ए का स्थिति सदिश कहते हैं। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस से, ये ओ ए वेक्टर एक्स एक्सिस से मान लीजिए अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाता है। याद रखिए अभी अगर सिर्फ 2D होता, सिर्फ 2 डायमेंशनल होता, यानी जेड एक्सिस ना होती, यानी बिंदु ए सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसके होते, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ना होके सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते, इसका मतलब प्लेन में होता, तो पॉइंट ए एक्स वाई प्लेन में होगा। ऐसी स्थिति में अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होगा, 90 होगा। ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा यानी पूरा 90 है। लेकिन अब जब 3D में हम कर रहे हैं तो ये आपका कुछ इस तरह की स्थिति बन गई है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस अगर हम मान लेते हैं लेट सपोज, तो आप देखेंगे ये पॉइंट अगर यहाँ है तो यहाँ से ये लाइन जो मैं पेन की तरह, देखो ये पेन एक आपका ओ ए वेक्टर शो कर रहा है लेट सपोज। तो ये पेन और ये नीचे मेरी दूसरी वाली उंगली एक्स एक्सिस का काम कर रही है, तो इनके बीच में कोण बना अल्फा। ये अगर ये ऊपर वाली वाई एक्सिस ली है, अगर ये ऊपर वाली वाई एक्सिस ली है तो इनके बीच में ये कोण बना बीटा, और अगर ये जेड एक्सिस है तो इसके बीच में कोण बना ये गामा। तो ये अल्फा कोण बनाती है एक्स एक्सिस से, बीटा कोण बनाती है किससे, वाई एक्सिस से, और जेड एक्सिस से ये वाला कोण जो है ये बनता है गामा। तो कॉस अल्फा का मान, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये इस ओ ए वेक्टर के दिक् खोजिया यानी डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहलाते हैं, वेक्टर ओ ए के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ये होगा कितना ये अभी बताएंगे, लेकिन बेसिकली दिक् खोजिया क्या हो गया, उसके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी अगर अल्फा कोण था इस ओ ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस से बनाया, बीटा बनाया वाई एक्सिस से और गामा बनाया जेड एक्सिस से। तो ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा
वेक्टर ओ ए के दिक् कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। और इनका मान कितना होगा ये आप देखेंगे। अगर मैं इस बिंदु ए से एक्स एक्सिस पे लंब डाल दूँ और लेट सपोज ये बिंदु एम है तो ये ओ एम दूरी कितनी होगी एक्स। इसी तरह से अगर बिंदु ए से वाई एक्सिस पे लंब डालूँ 90 डिग्री बनाते हुए, ये याद रखिए प्लेन नहीं है, ये 90 डिग्री का मैंने टेढ़ा जानबूझ के बनाया क्योंकि ये यहाँ है पॉइंट, यहाँ से यूँ 90 डिग्री पड़ रहा है, तो ये याद रखने की मतलब ये प्लेन में नहीं है, बार बार ये याद रखिए। तो 90 डिग्री बना रहा है तो तब लेट सपोज ये एन है तो ये जो दूरी है ये वाई होगी। और इसी तरह से इस बिंदु से जब इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो ये बिंदु अगर एम एन आर है लेट सपोज, तो ये दूरी आपकी जेड होगी। तो पहले आप इसी से अंदाज़ा यहाँ से ले लीजिए। ये त्रिभुज जो आपका त्रिभुज ओ ए एम है, ये दूरी आपकी एक्स हो गई और ओ ए दूरी क्या हुई, वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ ए होगा आपका। तो एंगल ये एंगल अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा कितना होगा एक्स अपॉन ओ ए। और अगर इस वेक्टर का मैं लंबाई आर मान लूँ, ओ ए को आर लिखूँ, तो ये हो गया एक्स अपॉन आर। अगर ओ ए ये है, कल मैंने बताया था इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ओ ए की दूरी कितनी कल बताई थी मैंने, कितना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का आपको अगर वेक्टर पता हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका होता है। अगर एक वेक्टर ए है, ए वन ए आई प्लस बी जे प्लस जेड सी के इसका अगर कंपोनेंट्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, ए वन मान लो ए वन बी वन सी वन, तो ये होगा अंडर रूट ए वन का वर्ग बी वन का वर्ग प्लस सी वन का वर्ग। तो ये मैंने आपको दोबारा रिमाइंड कराया। तो ये आपका कॉस अल्फ़ा कितना हो गया एक्स अपॉन आर, आर की वैल्यू आपकी ये हो गई, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही कॉस बीटा वाई अपॉन, अब इस ट्राइंगल में ये बीटा एंगल है, ये वाई कॉस, ये एंगल कितना है बीटा, ये वाला ओ ए से, सॉरी ये ओ ए से एंगल बीटा है। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ओ ए एन, ये एंगल आपका बीटा हुआ, ये दूरी वाई हुई, तो कॉस बीटा कितना होगा वाई अपॉन आर यानी ओ ए। और इसी तरह से कॉस गामा इस वाले त्रिभुज में ओ ए आर में, जहाँ ए आर ओ आर पे लंब है, तो ये होगा जेड अपॉन आर। तो ये कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस किसके, वेक्टर ओ ए के या वेक्टर ए के। तो इनको जनरली हम एल एम और एन के नाम से भी पहचानते हैं। जब 3D करेंगे तो ये एल एम और एन यानी किसी वेक्टर ए जिसके कंपोनेंट्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल। और ये हुआ एक्स अपॉन आर, ये वाई अपॉन आर, ये जेड अपॉन आर। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस निकलते हैं। मान लीजिए कहते हैं एक वेक्टर है आपका 2y प्लस 3j प्लस 5 के लेट सपोज, और कहते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। यानी ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से क्या कोण कोई कोण अल्फ़ा बनाता है, तो उसके कॉस का मान, अगर बीटा कोण बनाता मतलब एक कोण जो वाई के साथ बनाता है उसके कॉस का मान, और जो जेड एक्सिस से कोण बनाता है उससे कॉस का मान, तीनों के कॉस का मान इसके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। तो जो एक्स एक्सिस से कोण बनाएगा उसके कॉस का मान होगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 2 अपॉन 25 प्लस 9 प्लस 4, 25 प्लस 9 34 और 4 38 अंडर रूट। इसी तरह से यानी डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा 3 होते हैं, ऐसा नहीं हो, संभव नहीं है कि ये एक ही होगा। तो तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग कोण बनेगा तो उनके कॉस का मान डायरेक्शन कोसाइंस होता है। तो एम होगा
3/√38 और n होगा 5/√38। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। और जो इन डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो होती है, यानी अगर मैं इसी को ले लूँ L, M और N की अगर रेशियो निकाल दें तो x/r, y/r, z/r, तो आप पाएंगे क्या आया हमारे पास x, y, z बच गया। तो इन तीनों का जो अनुपात होता है, तो यही चीज़, ये जो संख्या है x, y, z, ये दिक् अनुपात कहलाता है। तो दिक् अनुपात क्या होता है? जो डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक् कोज्याओं का अनुपात जो होता है वो उस वेक्टर का दिक् अनुपात कहलाता है। तो अगर इस वेक्टर का कहते हैं कि दिक् अनुपात बताओ, वेक्टर ए का क्वेश्चन ये आता है, वेक्टर ए का दिक् अनुपात और दिक् कोज्या बताओ, यानी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक् अनुपात होंगे 2, 3, 5। इस वेक्टर के दिक् कोसाइंस दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज होंगे x, y, z। और दिक् अनुपात दिक् कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइंस जिसे आप कहेंगे वो होंगे 2/√38, 3/√38, 5/√38। अगर इसके दिक् कोज्या अनुपात कहते, दिक् कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइंस, दो चीज़ें हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका होगा x/√x² + y² + z², y/√x² + y² + z² एंड z/√x² + y² + z²। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने हर तरह के वेक्टर का बता दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर ओरिजिन से ही जाना ज़रूरी है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, वो इस रूप में हो सकता है, वो इस रूप में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये वाला वेक्टर आपका मूल बिंदु से ही जा रहा है। मूल बिंदु से जाने वाला वेक्टर, एक वेक्टर जो ठीक इसके पैरेलल है, दोनों सेम वेक्टर्स हो गए, भले ही मूल बिंदु से नहीं जा रहा, तो उसके लिए भी इसकी और इसकी डायरेक्शन रेशियोज और इसकी डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। ये एक समान एंगल बनाएंगे क्योंकि ये पैरेलल हैं। और इस वाले के तो जो एंगल ये बना रहा है वही एंगल सभी एक्सिस से ये वाला आपका बनाएगा। तो इसीलिए दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक् कोज्या और दिक् अनुपात दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो ये था आपका डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस पे। दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, z1 है, मैं स्पेस में ही ले रहे हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अगर प्लेन होगा तो अपने आप z1 z2 कोऑर्डिनेट नहीं होगा, और यही बस z1 z2 को हटा देंगे, वही काम बन जाएगा। तो ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु, यहाँ ये वेक्टर A है, यहाँ ये वेक्टर B है। तो A के स्थिति सदिश हो गया xi + yj + zk, z1 के, और OB यानी B का स्थिति सदिश हो गया x2i + y2j + z2 के। अब हमें चाहिए वेक्टर AB। हमें क्या चाहिए? वेक्टर AB, यानी दो बिंदुओं से जाने वाला जो आपका दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो वेक्टर है, वो वेक्टर कैसे निकालेंगे, जबकि आपको दोनों वेक्टर्स के स्थिति सदिश दिए होंगे, या यूँ कह लो उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, निर्देशांक दिए होंगे। तो आपको चाहिए वेक्टर AB। ये पूछा आपसे। तो आप जानते हैं वही त्रिभुज का योगफल का नियम, त्रिभुज बन रहा है आपका। तो यहाँ से अगर स्टार्टिंग करते हैं तो ये प्लस ये, क्योंकि ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर इसके अंत से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये जो रिज़ल्ट है, यानी त्रिभुज के नियम से OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर किसके बराबर होगा? OB वेक्टर के। तो इस तरह से जो AB वेक्टर है वो हुआ OB वेक्टर माइनस AB वेक्टर, सॉरी माइनस OA वेक्टर। तो आप देख रहे हैं AB, A और B
के स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो ए बी वेक्टर को कैसे निकालेंगे? पहले स्थिति सदिश किसका, जो फाइनल पॉइंट है, माइनस स्थिति सदिश जो इनिशियल पॉइंट है। तो कभी भी आपको कोई वेक्टर लेट सपोज पी क्यू दे देते हैं, जबकि पी और क्यू का स्थिति सदिश दे रखा है, तो पी क्यू को सदिश स्थिति सदिश के रूप में अगर प्रकट करना हो तो कैसे प्रकट करेंगे? ओ क्यू यानी पहले फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट का एंड पॉइंट का स्थिति सदिश माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का स्थिति सदिश। फिर आप फिगर बनाओ या ना बनाओ, समझ आ गई? तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। तो अब अगर ए बी वेक्टर निकालना हो, ओ बी वेक्टर क्या दिया होगा? x2y प्लस y2j प्लस z2k माइनस ओ ए वेक्टर आपका है x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो सेम डायरेक्शन वाले माइनस हो जाते हैं, तो x या प्लस हो जाते हैं x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z3 z2 माइनस z1 k। तो ये जो वेक्टर आएगा ये आपका ए बी वेक्टर होगा। इसके उलट अगर बी ए वेक्टर निकालना होता तो ये माइनस ए बी हो जाता, यानी कि हो जाता माइनस ए बी वेक्टर था ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ये बन जाता ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, यानी ये पहले आता ये उल्टा, तो आप इसमें माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 i प्लस y1 माइनस y2 j प्लस z1 माइनस z2 k। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम निकाल सकते हैं बशर्ते उसके एंड पॉइंट के स्थिति सदिश या कोऑर्डिनेट या निर्देशांक हमें दिए हुए हों। और फिर इस तरह से अगर हमें बी ए की या ए बी की दूरी, क्योंकि अब दोनों ही स्थिति में दूरी तो दोनों की सेम होगी, भले ही उनकी डायरेक्शन अलग हो, लेकिन दोनों की जो मापांक है, जो दूरी है, वो चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो, विल बी सेम। और ये कितना होगा? अगर ए बी की निकालते हैं तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग का योग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। और अगर इस तरह से भी लिखते हैं इसका, तो x2 माइनस x1 का वर्ग या x1 माइनस x2 का वर्ग एक ही बात होती है, तो दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तुम इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों की दोनों सेम होते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरह से लंबाई पे दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। वो बी से ए की तरफ है, वो ए से बी की तरफ है, दोनों में डायरेक्शन का फ़र्क होगा। तो ये तरीका है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में आपका जब दो एंड पॉइंट्स के स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो उन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसका स्थिति सदिश, उसका वेक्टर फॉर्म कैसे आप प्राप्त करते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। यह आपने 2 डायमेंशनल में पढ़ा था, लास्ट ईयर भी पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में, और आपने पढ़ा था क्या कहते हैं 10th 9th या 10th में भी आप ये पढ़ के आए थे। सेक्शन फॉर्मूला हिंदी में से कहते हैं यानी विभाजन सूत्र। आपको याद होगा 2D में 10th में भी आप पढ़ के आए थे, और 11th में भी स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर प्लेन में एक बिंदु है x1 y1 और एक बिंदु है x2 y2, इनको जोड़ने वाला एक रेखा को कोई बिंदु P m/n में डिवाइड करता है, तो P के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले थे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आपको याद होगा, ये सूत्र आपने पढ़ा था। और यही अगर मध्य बिंदु हो जाता तो यही बन जाता आपका x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। और यही चीज़ लास्ट ईयर
जब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का हमने इंट्रोडक्शन किया था क्लास 11th में, तब यही पॉइंट 3 हो गए थे, मतलब जेड भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गया था, x1 y1 z1 बन गया था। तब यही पॉइंट क्या बन जाता है, इसमें एक और कॉमा लग के mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n लग जाता है, और यहाँ पर ये z1 प्लस z2 अपॉन 2 बन जाता है। तो ये आपने पढ़ के आए थे, इसे ये पढ़ा था आपने कोऑर्डिनेट की मदद से निर्देशांक ज्यामिति में, 3D निर्देशांक ज्यामिति में, या फिर 2D में भी पढ़ के आए थे आप। अब इसी को हम वेक्टर की मदद से करेंगे। तो आपको कहते हैं कि एक बिंदु A है, इसका स्थिति सदिश वेक्टर A है। तो स्थिति सदिश का क्या मतलब, जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, तो O से A की बीच की दूरी A के बराबर है, और ये O से A तक का जो वेक्टर है ये वेक्टर है। तो A का स्थिति सदिश वेक्टर A है। कोई दूसरा बिंदु B है, इसका स्थिति सदिश वेक्टर B है, और AB को ज्वाइन करने पर कहीं कोई बिंदु P है जो कि AP और AB को m/n में डिवाइड करती है। तो इस P के स्थिति सदिश क्या होगी, इसे निकालना किस रूप में, वेक्टर फॉर्म में हमें निकालना है। तो हमें OP वेक्टर चाहिए, जबकि OA वेक्टर आपका A वेक्टर के बराबर है, OB वेक्टर आपका B वेक्टर के बराबर है, यानी इनके स्थिति सदिश हमें दे रखे हैं। और साथ में हमें दे रखा है कि जो बिंदु P है ये, यानी AP अपॉन PB बराबर m/n है। ये 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं, और इनकी मदद से हमें OP वेक्टर निकालना है। तो वही त्रिभुज वाला नियम हम करेंगे। हम कहेंगे पहले तो हम इसको ही वेक्टर के फॉर्म में लाते हैं। आप देख रहे हैं AP बराबर m/n, AP अपॉन PB बराबर m/n, यानी ये दूरी अगर m होती है तो ये दूरी n होगी। तो अगर ये m है और ये n है तो AB कितना हुआ, m प्लस n। तो अगर मैं AB का AP से रेशो निकालूं तो कितना हो गया, m/m प्लस n। इसी तरह से BP अपॉन AB कितना होगा, n अपॉन m प्लस n। लेकिन AP की डायरेक्शन और AB की डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AP वेक्टर अगर, क्योंकि लंबाई तो AP और AB की ले लो, या PA और AB की ले लो, या BA की ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लंबाई में, आप यहाँ से यहाँ ले, यहाँ से यहाँ ले। लेकिन जब वेक्टर की बात आती है तो AP वेक्टर AP का AB के रूप में लेंगे, तो AP और AB की डायरेक्शन एक है, तो हम कह सकते हैं AP वेक्टर बराबर कुछ गुणा AB वेक्टर, और कुछ क्या है, m अपॉन m प्लस n ऑफ AB। तो AP को AB के रूप में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम आते हैं, अब BP इधर है, BP की डायरेक्शन ये है, तो इसे BP ना लेके क्या ले लें, PB ले लें, क्योंकि PB और AB की डायरेक्शन एक है। तो BP और PB में कोई फ़र्क नहीं था, आइदर यू राइट PB और BP, क्योंकि तब तक वेक्टर नहीं है, क्योंकि मैंने वेक्टर नहीं लगाया था, सिर्फ लंबाई की बात हो रही है, जो BP की लंबाई है वही PB की। लेकिन जैसे ही हम वेक्टर पे आते हैं, तो अगर मैं BP लिखती, मान लो अगर PB लिखूंगी, तब तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, AB वेक्टर PB और AB की डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर इसे BP लिखती, लेट सपोज अगर, तब BP की डायरेक्शन AB की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तब इसे लिखना पड़ता माइनस टाइम्स ऑफ माइनस A अपॉन m प्लस n AB वेक्टर। तो या तो ये लिखो या ये लिखो, जो भी सही लगे। कहने का मतलब AP जो कि m अनुपात में तोड़ रही थी पूरे उसको, वो AB के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से PB या BP ये भी हमने AB के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इन दोनों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी, कोई सा एक लिख लो, उसी से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब आइए, आपको चाहिए OP वेक्टर, तो हम इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज OPA में
आप देख रहे हैं त्रिभुज का नियम अगर मैं लगाती हूँ तो हमने यहाँ पर देखा था हमें AP दिया हुआ है, तो हम लेते हैं OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर बराबर OP वेक्टर, दिस प्लस दिस बराबर दिस। ऐसे यहाँ से लेते हैं OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर, तो इसे लेना ज़्यादा बेहतर था, बराबर OP वेक्टर, ये प्लस ये। तो सेकंड इसे ना लेके इसे भी ले सकते हो, और अगर ये ले लिया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर प्लस OB वेक्टर और प्लस BP वेक्टर बराबर 2OP वेक्टर। OA वेक्टर कितना हुआ, A वेक्टर। AP आपने निकाला था समीकरण 1 से m/m प्लस n इंटू AB वेक्टर। OB वेक्टर हो गया B वेक्टर, और BP की जगह लिखूंगी -n/m प्लस n AB वेक्टर बराबर 2OP वेक्टर। इस तरह से ये चलते हैं आगे, इसे सॉल्व करते हैं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस इन दोनों में से AB कॉमन लिया तो m/m प्लस n माइनस n/m प्लस n AB वेक्टर बराबर 2OP वेक्टर। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस m माइनस n अपॉन m प्लस n वेक्टर, m प्लस n ये वेक्टर नहीं है तो अदिश राशियाँ हैं, और OB वेक्टर AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं, अभी बताया था, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, किसी वेक्टर का स्थिति सदिश के फॉर्म में, यानी फाइनल जो एंड पॉइंट है उसका स्थिति सदिश माइनस इनिशियल पॉइंट का स्थिति सदिश बराबर 2OP वेक्टर। ये हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस ये हो गया m माइनस n अपॉन m प्लस n OB वेक्टर यानी B वेक्टर, OA वेक्टर यानी A वेक्टर, तो 2 टाइम्स ऑफ OP वेक्टर। अब हम इसे LCM ले लेंगे सारे में और खोल देंगे m प्लस n, तो हो गया m A वेक्टर प्लस n A वेक्टर प्लस m B वेक्टर प्लस n B वेक्टर प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे m B वेक्टर माइनस n B वेक्टर माइनस m A वेक्टर और माइनस माइनस प्लस n A वेक्टर बराबर 2OP वेक्टर। तो माइनस NB प्लस NB से कट गया, माइनस MA प्लस MA से कट गया, तो ये हो गया MB 2MB वेक्टर NA प्लस NA 2NA वेक्टर अपॉन m प्लस n बराबर 2OP वेक्टर। सबको 2 से भाग दे देंगे तो OP वेक्टर यानी P का जो स्थिति सदिश निकलेगा वो m वेक्टर m इंटू B वेक्टर प्लस n इंटू A वेक्टर अपॉन m प्लस n। इस फिगर पे फिर से आओ, यानी OP वेक्टर कितना हुआ, m टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ A वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये आपने यहाँ प्रूव करके बता दिया। तो इसे डायरेक्ट सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पर मान लीजिए कहते हैं कोई वेक्टर कोई बिंदु A है, इसके सदिश स्थिति सदिश हैं 2i प्लस 3j माइनस 3k, और कोई वेक्टर B है, इसके सदिश हैं i प्लस 2j प्लस 5k लेट सपोज। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कोई बिंदु P m अनुपात n में, यानी यूँ कह लो 2:3 में विभक्त करता है इंटरनली, तो उस
P बिंदु के स्थिति सदिश होंगे 2 इंटू बी वैक्टर प्लस 3 इंटू ए वैक्टर अपॉन 2 प्लस 3, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i प्लस 4j प्लस 10k प्लस इसे 3 से करेंगे 6i प्लस 9j माइनस 9k अपॉन 5, और फिर इन्हें ऐड करके 6 दूनी 8, 6 प्लस 2 8 प्लस 4 प्लस 9 13j प्लस 1k अपॉन 5, ये वेक्टर आएगा। इसी में ही अगर बी बिंदु, ये तो था आंतरिक विभाजन, अंतः विभाजन यानी इंटरनली डिवीजन क्या है, इंटरनली। इन केस अगर एक्सटर्नली होता है यानी बाह्य, एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला व्हेन पॉइंट पी ए बी को, ए से बी को, वेक्टर ए बी को याद रखिए, ए से बी की बात है, यानी पहले वेक्टर ए फिर वेक्टर बी, ए बी की बात हो रही है, उसी के हिसाब से फॉर्मूला लग रहा है। अगर वेक्टर बी होता तो यहाँ ए वेक्टर आता, यहाँ बी आता। तो याद रखिए ये फॉर्मूला किस हिसाब से बना है, वेक्टर ए बी को तोड़ता है ना कि बी ए को। वेक्टर में ये फ़र्क आ जाएगा, जबकि उसमें यानी जो 2 पार्ट है वो ए से पी के बीच में है और 3 पार्ट पी से बी के बीच में है, इसलिए याद रखना। एक्सटर्नली अगर होता है यही कि बिंदु पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3, तो अब आप यहाँ पर दोनों में माइनस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन। यानी अगर बिंदु बाह्य आपका है, बाह्य बिंदु है के लिए, और अगर ये मध्य बिंदु हो जाता है यानी मिड पॉइंट हो जाता है, तो उस स्थिति में m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों को हम 1 रख लेते हैं, तब ये पॉइंट बन जाएगा ओ पी वैक्टर हो जाएगा b प्लस ए अपॉन 1b प्लस 1a, यानी b प्लस ए अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है, यानी मध्य बिंदु प्रमेय कहलाता है। तो ये सारे आपके जितनी भी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं अभी तक बताया है, ये सारा आपका 10.2 एक्सरसाइज से पहले सारी नई नई चीज़ें आपने पढ़ी हैं। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं 10.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उससे, और तब आपके ये कंसेप्ट एकदम से क्लियर होते जाएंगे। याद रखिए कोई भी कंसेप्ट तभी क्लियर होता है जब उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल लेंगे। ओरली कंसेप्ट पढ़ लिया और क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो ये आपका मैंने सारा समझा दिया है। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तब तक आप इतना पढ़िए। थैंक यू।